last Sunday's two sessions, Santosh ji, and today's two sessions, they are interconnected. As such, Good, all sir. connected, but these are all are about patterns. So we'll do like that. So here the focus in this session focus will be on rhythm, balance, and divinity. And prior to that, we'll have summary of the previous discussion about patterns and observations. हाँ, तो फर्स्ट आपता सूत्र हम लोग लेते हैं कि सुख में और दुख में रागद्वेष करने से कॉजेस बनते हैं, जिसको हम कर्म बोलते हैं। और सुख में और दुख में नॉर्मल सम रहे तो कॉजेस बंद होते हैं। इतना सिंपल है ये, राइट। तो एक उसका बेसिक मतलब कि दिस सप्तसूत्र हैज बीन हाइलाइटेड फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट स्लाइड। हमने देखा कि जगत में ज्यादातर लोग सामान्य व्यक्तित्व वाले होते हैं। इट कैन से ऑलमोस्ट 80-20 रेशियो जो जनरल रूल है, तो 80% पीपल आर नॉर्मल. They don't make much efforts also for their advancement. Just a routine life they live. Right? सामान्य जीवन जीते हैं. Nothing wrong. Is a proportion. Last time we discussed it. It's like a life evolution is like a pyramid. So as you go, lesser and lesser number of people you will find striving for that. Other people are just happy. हाँ, उनका आनंद है जहाँ है वैसे हो रूटीन लाइफ में. ठीक है. तो ये हमें केवल समझ. मगर जो लोग का अवलोकन अच्छा है, हाँ, देखते हैं बिल्कुल ध्यान पूर्वक और कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन अंतर्दर्शन करते रहते हैं, हाँ, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस डेवलपिंग, ऐसे लोग उत्तरोत्तर कम मात्रा में पाए जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं वो तो जैसे आप ऊपर जाते हो कम ही कम होते रहते हैं। ये हमेशा एक जगत का ये नियम है, वो हमें ख्याल रखना है। एवरीबडी कैन नॉट लाइक ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, दैट इज वन एक्सपेक्टेशन। दिस फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स अस कि मानो कि यू आर हेडिंग ए 500 पीपल, ठीक है ना, इतना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर बॉस ऑफ 500 पीपल। नाउ यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट ऑल दिस 500 पीपल, हाँ, ये सब लोगों का आपके जितना अंडरस्टैंडिंग होगा, आपके जैसा कोऑर्डिनेशन होगा, आपके जैसा उनका सीखने का डब होगा, आपके जैसा व्यक्तित्व होगा, नहीं हो सकता है। ये सब हमेशा ये पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर ही रहता है। इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कैडर, कैलिबर, प्रमोशन सिस्टम सब सिस्टमेटिक रहता है। एक दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इट हेल्प्स अस कि भाई हमें जो हकीकत का हम स्वीकार करते हैं। अरे आज से 20 साल पहले हम अभी जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं था, हम कंटिन्यूअस हमारा ऑब्जर्वेशन शक्ति से आगे बढ़ते गए हैं। अब ये ऑथर कहते हैं कि लोगों के लिए आजकल अवलोकन करने करना मुश्किल हो गया है। ज्यादातर हमें जो लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन अंतर्दर्शन करते हैं, ऐसे लोग, मैं आपको शायद बीरबल अकबर का पुराना जो एग्जाम्पल है मालूम है ना, इसमें बीरबल की बहुत लोग ईर्ष्या करते थे आपको। तो उनके कुछ मिनिस्टर ने पूछा कि राजा साहब सब मिनिस्टर, आपके पास 9 मिनिस्टर है, बीरबल को पास क्यों ज्यादा तवज्जो दे। हाँ, तो अपन ने कुछ कहा नहीं, मगर उनको कहा कि जाओ जरा वो गेट के बाहर एक मतलब कि कुत्ते के बच्चे हैं, राइट, अभी अभी उसका जन्म हुआ है, आप देख के आओ। तो ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात, वो देख के आया। हाँ, 10-15 मिनट के बाद आया, बोला कितने बच्चे हैं? तो बोला है कि 6 बच्चे हैं। ठीक है, फिर पूछा कि कौन से कलर के हैं? तो फिर से देखने को गया। ठीक है, लाइक दैट। तो 2-3 बार पूछा तो अलग अलग बार वो देखे, उसकी अवलोकन शक्ति होलिस्टिक नहीं। जब बीरबल आया तो बीरबल को देखने को भेजा, तो वो एक बार जाके आया, बोला कि हाँ इतने है, इतने में व्हाइट इतने हैं, ब्लैक इतने हैं और इस कलर के इतने हैं, राइट। तो ये सब
पता करके आए वो यहाँ पर है वो, और उसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है सब कुछ। तो ऑब्जर्वेशन पावर जो है आप देखना कि हर एक लोगों के अलग अलग होता है, मगर जितने लोग आपको इवॉल्व दिखेंगे, इवन अच्छी पोजीशंस पर होंगे, उनका अवलोकन शक्ति बहुत अच्छी होती है। अवलोकन शक्ति अगर हमारी अच्छी है तो फिर हमारा डिसीजन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, हमारा सर्कल भी अच्छा रहेगा। तो अवलोकन शक्ति को डेवलप करना एक बहुत बड़ी वो बात है। देन हाँ, तो क्यों लोगों की अवलोकन शक्ति ठीक नहीं है? क्योंकि उनका माइंड हमेशा हाँ भूतकाल या भविष्य काल में अटका हुआ रहता है। हैंग, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, लाइक दैट आदमी का जो मन है वो या तो भूतकाल में या भविष्य में, भविष्य अनिश्चित है, भूतकाल चला गया फिर भी वहां पर अटका रहता है। तो इसीलिए उसको वर्तमान में वो फोकस नहीं कर पाता है। तो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड हमेशा। मगर वर्तमान में रहना एक बहुत बड़ी सिद्धि है। ऐसे तो जीवन मुक्त दशा का शास्त्रों में प्रमाण है, आपने पढ़ा होगा। तो कनु दादा जी, ज्ञानी पुरुष कनु दादा जी ने बताया कि वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है। जो आदमी वर्तमान में जितने परसेंट और जितना बिल्कुल रह सकता है वही जीवन मुक्त है। तो उसके प्रति बड़ा हमारी टारगेट हर एक को रखना है और इससे बहुत कुछ फायदा है, राइट। तो अब ये आगे क्यों होता है? आदमी का माइंड क्यों भूतकाल में? एक तो क्योंकि वो रहता है, तो हमने देखा कि आदमी भूत या भविष्य में रहता है, क्यों रहता है? ठीक है, तो दादाजी कहते हैं कि वो हमेशा पास्ट में क्यों रहता है और फ्यूचर में क्यों रहता है? आदमी के मन को समाधान चाहिए, वो समाधान नहीं पा रहा है, इसीलिए पीछे की जो कुछ घटना हो गई है, चाहे भी 50 साल पहले की हो, 40 साल पहले की हो, उसका एनालिसिस अंदर में करता रहता है वो, ठीक है। और फ्यूचर का तो इमेजिनेशंस करता रहता है। अब उसको समाधान नहीं है, और ये फ्यूचर क्यों, पहले पास्ट का देखेंगे तो पास्ट का उसे समाधान नहीं है। तो समाधान कैसे होता है? मन को जब तक समाधान नहीं मिलेगा तब तक वो हमेशा घूमता ही रहता है। तो जो भी चीजें बार बार याद आती रहती है उसका एनालिसिस मांगता है, इट रिक्वायर्स सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। ऐसा क्यों हुआ? बोलते हैं ना भी कि वाई मी, मुझे ऐसा क्यों हुआ है, राइट। तो ये सॉल्यूशन उसको ढूंढता है अपना मन। अगर उसको जगह सॉल्यूशन दिया जाए, जो हमारे प्रोग्राम यही है कि कुदरत के क्या कानून है, अगर हम वो समझ जाए तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और तो धीरे धीरे मन अपना समाधान उसका होगा, सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन होगा, तो वो शांत होता चला जाएगा। तो भूतकाल में से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है कि ये पूरे कुदरत के कानून, जैसे जो हम जो होलिस्टिक साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग के अंतर्गत बात कर रहे हैं, दादा भगवान ने को कई प्रश्न पूछे गए इसके बारे में, इससे हमें बहुत समाधान मिलता है। और धीरे धीरे जब समाधान मिलता है तब ही हमारा माइंड शांत होता है और भूतकाल में जाने का उसका जो क्रम है धीरे धीरे क्षमता जाता है। और जब क्षमता जाता है तो हमारी अवलोकन शक्ति इंप्रूव होती है। अब भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में भी क्यों जाता है? तो वो अनिश्चित है कि उसको भविष्य का पता नहीं, और भविष्य में जाने के लिए क्या चाहिए और अच्छे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए उसको पता नहीं है। तो ये इसके लिए भी हमें एक विज्ञान दादा भगवान ने जो बताया वो हमें हेल्प करता है। और नॉट ओनली दैट, वी आर ट्राइंग टू यूज ऑल सच गुड नॉलेज अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ठीक है ना। દાદાજી कहते हैं कि मन हमेशा सोल्यूशन खोळ्या करे છે। विचार એ તો પહેલા જે અભિપ્રાય બાંધી વાણીમાં વ્યક્ત કરેલા તે જ નીકળે। વિચારો જે આવે છે તે पहले के हमारे अभिप्राय है, पूर्वात्मा है। कविराज कहते हैं कि जो मन है हमारा पूर्वात्मा है। पूर्व में हमने क्या अभिप्राय रखे थे वही हमारे, और हमने क्या व्यक्त किए थे वही हमारा मन आपको बताते रहता है। जैसे हमने मन का जो सेशन था उसमें डिस्कस किया था कि ये जो इट इज लाइक पैम्फलेट्स, मन जो ऐसे सिनेमा में जो स्लाइड दिखाता है ऐसे ऐसे मन हमेशा दिखाता रहता है, राइट। और वो भी उसका भी जब समाधान मिलता है तो धीरे धीरे, इसके लिए बोले ज्ञाने बांधी मन, कोई भी
जो पानी है, पानी को अगर आपको बांधना है तो उसको कुछ बर्तन में रखना पड़ता है। लाइक दैट ज्ञान से ही मन अपना समाधान होके डिसिप्लिन होता है, मतलब कि शांत होता है। એ જ્ઞાનથી જ બંધાય એવું છે દાદાજી કહે છે। બાકી मन कोई दहाड़ो कंट्रोल में रह सके नहीं। कंट्रोल में अगर आप कुछ करोगे, प्राणायाम करोगे, तो वो 2-3 मिनट 5 मिनट कितनी देर तक आप कर रहे हो, उसका भी नियम है कि मन कैसे शुरू होता है। तो उसका श्वास के साथ गति है। जैसे ही श्वास लोगे तो मन का वो इग्नाइट हो जाता है। मन की जो रील है अंदर की, मानिए कि जो होती है वो विचार, हाँ, तो जब जैसे श्वास लोगे, अब श्वास रोकोगे तब तक मन बंद रहता है। बट हाउ लॉन्ग यू कैन कंट्रोल दी और यू कैन स्टॉप दी ब्रीथिंग, राइट। तो जैसे पहले बोलते हैं कि 1000 साल तक ऋषि मुनि 1000 साल तक श्वास बंद रखते थे, इतना तो हम नहीं कर पाते। मगर वो भी, उनको भी ये है कि 1000 साल श्वास बंद रखा तो उतनी देर तक मन बंद रहा। हाँ, आयुष का जो आयुष जो हमारा कट होता है वो नहीं हुआ, मगर जब श्वास लिया, एक कभी तो लेना ही पड़ेगा, तुरंत वो मन शुरू हो जाता है, राइट। तो ये मैकेनिकल वस्तु है, दादाजी कहते हैं मन मैकेनिकल वस्तु है, छता एक ज्ञान थी बंधाया थे, उसे ज्ञान से ही बदल जाता है, ज्ञान से ही वो उसको कंटेन थ्रू प्रॉपर नॉलेज, मतलब करेक्ट नॉलेज, अविरोधाभास ज्ञान से, मतलब ऐसे नहीं, वो समाधान नहीं होने वाला है। उसको अविरोधाभास, कंसिस्टेंट, क्लियर कट नॉलेज चाहिए, राइट, जो हमें दादाजी से मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये भी हमने देखा कि जीवन में, जगत में अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार के जाति है, अनेक प्रकार के कुल है, अनेक प्रकार के मानव समूह, जैसा दादाजी कहते हैं 14 लाख के लेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है, स्त्री है, पुरुष है, और उनकी अलग अलग जीवन रीतियां, लाइफ पैटर्न्स है। दिस इज वेराइटी एवरीवेयर पूरे। तो नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। तो जो कुछ है जीवन में, जो विविधता है, आप वर्ल्ड टूर करोगे आपको पता चलेगा, इवन हिंदुस्तान का टूर करोगे तो भी पता चलेगा कि कितने सारे बिलीफ सिस्टम है, कितने सारे धर्म है, कितनी सारी जातियां हैं, एक ही जाति में कितनी पेटा जातियां हैं, कितने कुल है, कितने रीति रिवाज है, इससे अलग अलग तरह की। और इसमें कोई जजमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं, केवल इसको एक वैरायटी ऑफ लाइफ से एक्सेप्ट करेंगे तो इसको क्वेश्चन करने का जो हमारा मन है कि ऐसा क्यों है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा लोग क्यों खाता है, ऐसा ये क्यों करता है, इसे हमें ऐसे एक ज्ञाति में एक रिवाज क्यों है, उसमें पढ़ने का नहीं है। केवल वी हैव टू रिमेम्बर कि दुनिया की रीति है कि असंख्य प्रकार के जीवन लाइफ पैटर्न्स होती है और वो चलती रहती है। लोगों में हर एक में अलग अलग मात्रा में लोभ, गर्व, ईर्ष्या, आसक्ति, उदारता, नम्रता, प्रेम, उल्लास, सबका अलग अलग मिक्सचर है। एक आदमी एक ही तरह का नहीं होता है। तो हमेशा इतनी वैरायटी ऑफ इमोशंस आपको देखने मिलेंगे। तो इसके लिए भी हमें ये स्वीकार करना है हकीकत के दुनिया में अलग अलग तरह के मानव है और इनमें अलग अलग तरह के गुण रहते हैं, प्राकृतिक गुण, अनंत प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक भाव रहते हैं, ठीक है ना, दोनों साथ में रहते हैं। कोई आदमी एकदम नकारात्मक नहीं मिलेगा, कोई पूरा सकारात्मक भी नहीं मिलेगा, और उनका सहज मात्रा में मिश्रण होता है। इसलिए व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है इतनी सारी अलग पैटर्न्स उत्पन्न करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति बेजोड़ ही होगी। एक ही प्रकृति दो बार नहीं क्रिएट होती दुनिया में, ठीक है ना। पास्ट 10,000 करोड़ लोगों का आप देख लो या फ्यूचर के लिए कोई देखो, वर्तमान में देख लो, कोई एक व्यक्ति समान दो व्यक्ति नहीं मिलते हैं। ये एक्सेप्ट करना है, ये हमारी इसमें कोई हमें जजमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं। वेराइटी ऑफ पीपल आर देयर, सो देयर इज ए लिमिट टू होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो आप हमारा हमेशा वो है, आगे देखेंगे हम। उपरांत व्यक्तित्व की इस विभिन्न रीतियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह समयांतर में बदलते, वो भी कंटिन्यूअस है। हर एक आदमी तो अंदर जिंदा है ना, तो समझता है, सीखता है, अनुभव करता है, तो धीरे धीरे वो भी चेंज होता रहता है। तो इसीलिए एक कोई भी आदमी को हम ब्रांड या स्टीरियोटाइप स्टैंपिंग नहीं कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड इज लाइक दैट ओनली। इसमें भी हमारी काफी एनर्जी वेस्ट होती है। तो हर एक को फ्रेश बोलते हैं ना कि यू डू नॉट क्रॉस द सेम रिवर
ट्वाइस, इसलिए एक ही व्यक्ति को आप दो बार नहीं मिल सकते हो। कल जो मिला वो आज जो मिला है वो व्यक्ति वो नहीं है, उसमें काफी चेंज आ गया होगा, आप में भी आ गया हो। तो प्रयास जो है ये प्रयत्न से आ सकता है। हाँ, इससे आदमी प्रिजुडिस से मुक्त हो सकता है। हाँ, और विभिन्न लोगों में आमतौर पर ऐसी विभिन्न द्वंद्व पैटर्न दिखाई देंगे। आपको आशावादी लोग भी मिलेंगे तो दूसरी ओर निराशावादी मिलेंगे। एक आदमी आज आशावादी है, फिर उसका थोड़ा निराशावादी भी हो सकता है। कि कोई मददगार है, हेल्पफुल है, कोई हमेशा दोष ही निकालता रहता है। कोई साहसिक है, कोई डरपोक है, कोई चतुर है, कोई मूर्ख है, कोई समझदार है, कोई नासमझ है, कोई विश्वासी है, कोई वहमी है, कोई आलसी है, कोई एक्टिव है, कोई आवेगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मुक्त मन वाला है, कोई संचुक। ये सब वैरायटी ऑफ पैटर्न्स आपको घर में भी मिलेगी, आप जहाँ जॉब करते हो वहां भी मिलेगी, पूरी दुनिया में मिलेगी। ठीक है ना? तो ये भी एक दुनिया की हकीकत है जो हमें स्वीकार करके चलना है। इसमें अननेसेसरीली हमारा जहाँ कंसर्न नहीं है वहां अननेसेसरीली कंप्लेनिंग और अननेसेसरीली वो करके चलना नहीं है। इससे हमें वर्तमान में रहने में सुविधा मिलती है और भूतकाल में से निकलने में भी सुविधा मिलती है। इस जगत में हर एक पैटर्न की समक्ष उसकी विरोधी पैटर्न हमेशा होती है। इसलिए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आदमी धीरज वाला है। आपने एक स्टेटमेंट दिया, धीरज वाला क्यों आपने उसको देखा? क्योंकि आपने दूसरा देखा है कि जो धीरज वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए हर एक की अलग अलग पैटर्न इसी तरह होती है। नेक्स्ट, हमारा मूड भी हमने देखा कि हर घंटे बदलता रहता है। ऐसा नहीं है, सुबह में जब सुबह से शाम तक अलग अलग मूड में हम लोग रहते हैं। सुबह में शांत होते हैं तो थोड़ा बार पढ़ लिया या कुछ चैनल में देख लिया, तुरंत हमारे मूड पर असर हो जाता है। टेंशन या कुछ खराब समाचार मिला। हाँ, ऑफिस में भी कुछ ना कुछ हमको मिलता रहता है, बातचीत होती रहती है, समाचार मिलते रहे, काम में प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो मूड बदलता ही रहता है। इवन रात आप देखो, रात में आप 9 बजे सो गए और सुबह में 6 बजे, तो पूरी रात भी मूड कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। राइट? तो ये मूड भी हम सब हर एक को पता है। हाँ, तो हमेशा बदलता रहता है। नेक्स्ट, तो इसलिए हमारा जैसे मूड बदलता रहता है औरों का भी बदलता रहता है। तो समटाइम्स वी हैव टू वेट। ऑफिस में नहीं कहते उसको अच्छे मूड में है बॉस तब हम बात करेंगे। दैट इज द रियलिटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना? कुटुंब जीवन का चक्र देखिए, अब थोड़ा डेली से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का अगर चक्र देखे तो भी आप देखें कि कुटुंब में भी 2 भाई है, 4 भाई है, हर एक में अलग अलग प्रकृति रहती है। ठीक है ना? हर एक के 4 बहनें, 3 बहनें, 2 बहनें, अलग अलग प्रकृति रहती है। हाँ, शुरू में तो पूरक होते हैं, फैमिली में एक दूसरे को वेलकम पसंद है, एक दूसरे को मदद करेंगे, इसलिए हमारा कुटुंब चलेगा। मगर जब वो बड़े होते 20 साल 25 साल, तो फिर नॉर्मल है कि जब उनका डेवलपमेंट हुआ तो दे कैन नॉट रिमेन टुगेदर। ये भी एक नेचुरल सिस्टम है। नॉट से कि मैं मेरे भाई के साथ 80 साल होगा तब मैं एक ही घर में रहूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? तो ये भी विविधता पूरक है, मगर विविधता पूरक है। तो ऐसे भी एक विकास का क्रम है। और देखना कि 2 भाई अलग होने के बाद अलग अलग हर एक का अलग अलग प्रारब्ध है। ये सब नेचुरल सिस्टम है। इसलिए हाँ, ये भी एक कुदरती रचना है। और उनका अलग होने के बाद उनकी अलग अलग सर्कल होगा। आपका अलग सर्कल होगा, उनका अलग होगा। ठीक है? सिमिलरली फैमिली, हमारा जो पति और पत्नी, वो भी हमने देखा कि फैमिली में भी पति पत्नी में विरोधी गुण वाले लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए उनमें आकर्षण होता है। ये जो दादा भगवान ने बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, स्पाउस इज योर काउंटर वेट मतलब बैलेंस करता है। ये नेचुरल सिस्टम है। राइट? अब ये इससे हमारा गृहस्थी अच्छी तरह से चलती है। अब ये बिल्कुल इतना कोर प्रिंसिपल जो नेचर का है, पाइवोटल जिसको बोलते हैं, ये समझ में नहीं आने से बहुत कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। राइट? इसलिए ऑथर सेज कि एक दूसरे को स्पेस दो। योर वाइफ इज ए डिफरेंट पर्सन, यू आर ए डिफरेंट पर्सन। तो उनका जो इंडिविजुअलिटी एक्सेप्ट करना है। हाँ, पूरा
you cannot make her like you and she cannot make you like her. नहीं तो फिर मैरिज का मतलब ही नहीं है, एक तरह के लोग हैं तो इसलिए एक दूसरे को स्पेस दे। इसके बारे में हमने वो अपने खलील जिब्रान की पोएट्री भी देखी थी लास्ट में। तो अनावश्यक दखल अंदाजी न करें। दादाजी कहते हैं कि हर एक का डिपार्टमेंट बना दो, ठीक है, तो एक दूसरे के डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी मत करो और परस्पर अनुकूलन करो। ये इतना सिंपल प्रिंसिपल है कि हम पूरे परस्पर विरोधी गुणों वाली पूरक पैटर्न है, कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट, हेटेरोजेनस पैटर्न। इतना और एक काउंटर वेट वाला प्रिंसिपल समझने से परस्पर अनुकूलन और समझदारी विकसित करोगे तो लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और उनके पैर है अत्यंत सार्थक प्रमाणित होती। तो लाइफ के एंड में हमें पता चलता है कि नहीं नहीं, वी हैव रियली लिव्ड द लाइफ। अन्यथा अगर नहीं समझते हैं तो जैसे जैसे वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे शुरू में तो आसक्ति होती है, फिर धीरे धीरे क्या है, एक क्लेश शुरू हो जाता है क्योंकि आपने एक दूसरे की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, हेट्रोजेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसलिए क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड नॉर्मल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर, तो परस्पर द्वेष युक्त हो जाता है और ये तो अटैचमेंट के बजाय द्वेष हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो दैट दिस कैन बी मैनेज। अब अपने फैमिली साइकिल में आप देखो, तो शुरू में हम लोग बैचलर होते हैं, फिर शादी होती है, शादी के बाद 1-2 साल तो ऐसे मौज मस्ती में चले जाते हैं, फिर बच्चा होता है तो घोंसले में बच्चा आ गया जैसे पक्षियों का आता है, फिर उसकी तैयारी होती है, उस पर फोकस रहता है, उसके उछेर पर, उसको ग्रूमिंग पर फोकस रहता है। उस फिर 2-3 साल के, अब तो 3 साल में तो उसको केजी में भेजना होता है, सब इतना आप उस चक्की में आ गए, ठीक है। ऐसे 2-4 साल में दूसरे बच्चे का आगमन हो गया, लाइक दैट आपका पूरा, आपको फिर पता ही नहीं चलता है कि आपका जीवन कैसे आगे बढ़ता रहा। इतने इतने में 15-20-25 साल में बच्चों के हो जाते हैं एजुकेशन, जॉब का, ये सब। फिर जब जॉब मिलती है तो धीरे धीरे, अभी तो जॉब के लिए आदमी को घर छोड़ना पड़ता है ज्यादातर, तो फिर आपका घोंसला धीरे धीरे खाली होता जाता है। एक बच्चा गया, दूसरा गया, बच्ची को शादी करवा दी और एंड में आप देखोगे 60-65 साल में अगेन आप जैसे फ्रेश न्यूली मैरिड थे वैसे दो ही रहते हैं। इज ए रियलिटी, ये एक्सेप्ट हमें करना है। अगर नहीं करेंगे तो अननेसेसरली इतना ज्यादा हमें एंजाइटी का सामना करना पड़ेगा और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक क्रम है जीवन का। तो फैमिली लाइफ साइकिल अंडरस्टैंडिंग, और इसके हिसाब से जिंदगी का प्लानिंग भी करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब दुनिया में एम्बिशियस लोग भी होते हैं, आप देखो एम्बिशियस होते हैं, कई लोग इगोइस्टिक होते हैं, कई लोग बिल्कुल हाईली हाइपर एक्टिव होते हैं। तो जितने लोग ज्यादा एम्बिशियस और ज्यादा एक्टिव होते हैं, टू मच एक्टिव अननेसेसरली ऑल्सो, तो धीरे धीरे उनको वेयर एंड टेयर बॉडी को, जैसे माइंड को भी आपको नहीं पता, बाकी माइंड को बोलते हैं अभी बर्नआउट बोलते हैं, टू मच लोड ऑन माइंड ऑल्सो, माइंड बर्नआउट सिंड्रोम बोलते हैं। और बॉडी पर भी इफेक्ट होता है अराउंड 60-65, so when even after 55 it starts actually, right? तो ये सब आप देखना हर एक का, राइट। तो अगर कोई आपसे बहुत जल्दी आगे बढ़ गया तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उसका एवरेज देख लो 70-75 में, ठीक है। मैंने देखा है स्टेट बैंक में कई लोग ऐसे हैं कि इतने ज्यादा एम्बिशियस होते हैं कि दे डू एनीथिंग राइट और रॉन्ग फॉर प्रमोशन एंड दिस दैट, बट अल्टीमेटली they don't enjoy the retired life. Many of them just live before retire, okay, like that. ऐसा भी होता है। या तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देंगे कि they will lose the job also for the ambition, they will for achieving target, they will do something wrong, okay. So जो बहुत ज्यादा लोभी होते हैं तो कि भाई वो समझता है कि भाई ज्यादा और ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ में उनको वेर एंड टेयर शरीर को और माइंड को ज्यादा लगता है,
और दूसरा क्या है कि उनका जो समय है, समय केवल इसी में फोकस होने के कारण वो अपने फैमिली पर या मित्र वर्तुल में किसी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब वो अकेले होते हैं तो उनके पास केवल पैसा रहता है और कुछ जीवन में आनंद की चीज नहीं रहती है। तो एक चीज है। दूसरा ये है कि हर एक इंस्टीट्यूशन में या इंडस्ट्री में उसका जो बॉस होता है, मालिक होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो हमेशा एम्बिशियस होता है। नथिंग रॉन्ग, एम्बिशियस है तभी इतने बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलते हैं। हाँ, मगर वो कहते ऑथर से कि वो जो उसका जो विकास है कारोबार का, इंस्टीट्यूशन का, वो अपने लीडर के अहम पर आधारित है। क्योंकि जब आप लीडर हो, हम विल हैव सम सेशन ऑन लीडरशिप आल्सो लेटर ऑन। तो आप लीडर मतलब कि आप इतने लोगों का काम आप नहीं कर पाते, आपको तो इतना ही देखना है कि ये लोग, आपके लोग को अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देना। ये वर्क एनवायरनमेंट जब अच्छा रहता है तो ये लोग करते हैं। और ये जो है तो पीपल शुड फील लाइक वर्किंग फॉर यू, तो आपके हम पर आधारित है। तो जितना आपका हम टाइट है, इतना लोगों को आपके साथ काम करने में मजा नहीं आएगा। दे विल नॉट लाइक, वो ऐसे जॉब है इसलिए वो आएंगे, मगर वो एक्स्ट्रा आउटपुट जो उनका वॉलंटरीली जो निकलता है आउटपुट, वो नहीं निकलता है। इसलिए आपको सो मच ऑफ यू विल बी बिजी इन मेकिंग द पीपल टू ओबे योर इंस्ट्रक्शंस, राइट। आप जितने इंस्ट्रक्शन देंगे उतने ही लोग वो करेंगे। आपका अगर जो इतना ज्यादा अहम है तो आप इंस्ट्रक्शन देते ही चलो जाओगे और आपका टाइम वो इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट कराने में चला जाएगा। अगर आपका ईगो थोड़ा सबड्यू है, हाँ, नम्र है आप, तो लोगों को पता है कि ये हमारे पर भरोसा रखने वाला है, तो आपकी बदले वो डिसीजन भी लेंगे और ज्यादा अपने अपने मन से काम करेंगे। ये इसलिए, और अल्टीमेटली क्या होगा, संस्था का विकास होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसे हमने देखा कि सुख दुख का चक्र चलता रहता है, कुदरत की पैटर्न है, और वो आप उसको अटका नहीं पाते हो। सुख है तो सुख को ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो भाई अभी सुखी रहेगा, ऐसा नहीं, आपके कंट्रोल में ही है। ऐसे दुख को भी आप कंटिन्यूस नहीं रख पाते हो, इवन आप नोबडी वांट्स, मगर एक दुख की पैटर्न है। मगर इसमें एक द ऑथर हमें रिमाइंड करता है कि नॉर्मली पीपल फॉरगेट दी गुड एक्सपीरियंसेस। और हमारे पिछले जीवन का हम देखेंगे तो हम जो क्या याद आता है, बुरे अनुभव है उतना ही याद आता है, कटु अनुभव है वही हमें याद रखते हैं, उसको भी हमारे अंदर इंप्रेशन में आ जाता है। मीठा अनुभव ज्यादा याद नहीं आता। ये हमारा लिमिटेशन है। इसके लिए ये हमें थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि हम लोग वर्तमान में रह सके। कि भाई क्यों, अगर हमारे दिमाग में बार बार आते कि इसने मुझे ऐसा किया था तो खराब अनुभव हुआ, तो आप उसको बोलो कि कुछ मन को बोलो कि और कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है क्या। हमेशा हम अच्छे अनुभव भी हुए हैं, मगर वो याद नहीं रहते हैं, केवल बैड इंप्रेशंस रहते हैं। जनरली 40 साल के बाद लोगों को क्या लगता है कि अंतर्दृष्टि नहीं होने की वजह से हमेशा बोलते हैं, वो मानते हैं कि हमारे दुख के लिए केवल बाहर के लोग, सरकार या समाज, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए उनके प्रति हमेशा कंप्लेनिंग नेचर उसको बोलते हैं, तो द्वेषभाव ही रहता है उनके प्रति। और ऐसे द्वेषभाव रहने से वो अंदर खुद व्यग्र रहते हैं, और समटाइम्स इतना ज्यादा हो जाए तो विक्षिप्त भी हो जाते हैं। हाँ, मगर यही देखना है कि हर एक हमेशा कोई भी आदमी जो अच्छे अनुभव हुए, बुरे हुए, दोनों हुए ही है, मगर हर 10 साल उसमें विजडम डेवलप होता है, विकास और समझदारी का अनुभव होता है। इसलिए आप देखो, आप कभी थाईलैंड गए हो, थाईलैंड में यहाँ वो लाइफ साइकिल का प्रिंसिपल है, राइट। एक बार मैं गया था तो टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि ये हमारे किंग को 7 लाइफ साइकिल हुए, 7 साइकिल का सेलिब्रेशन चलता था। वहां पर किंग को राम बोलते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि वो भारत से बहुत
उसका असर है भारत का, तो वो हमारे राम को 7वां साइकिल शुरू होता है, बोलता है 7 साइकिल। मैंने बोला 7 साइकिल क्या है? बोला कि 12 साल का साइकिल होता है, तभी उसको 84 पूरे होते हैं, तो लाइक दैट, ठीक है ना। तो आदमी ऐसे डेवलप होता रहता है, राइट। फिर दुख और सुख, मगर ये जो हमने देखा है अनित्य स्वभाव है, सुख और दुख दोनों का। और इससे क्या होता है नॉर्मली कि जब सुख होता है तो हमारा टाइम जल्दी पास हो जाता है। 10 साल गए मगर आपको पता नहीं चलता कि 10 साल गए, ठीक है। और मगर दुख का टाइम आता है तो 10 साल है, आपको 10 साल के बदले 20 साल जैसा लगता है। हमेशा ये सिस्टम है, राइट। तो सुख में जब होता है आदमी तो उसका इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता है, वो थिंक नहीं नहीं मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, इसलिए सब ऐसा अच्छा है। जब दुख आता है तब उसको वो थिंकिंग उसका शुरू होता है। तो ऑथर से कि हमेशा आदमी का जो डेवलपमेंट है और इंट्रोस्पेक्शन है वो हमेशा दुख के समय में होता है। जब संजोगों का प्रेशर आता है तब वो फिर अल्टीमेटली थिंक्स कि क्यों ऐसा हुआ मुझे, हाँ, तो फिर वो उसको उस अपने में सुधार करने का सोचता है। इसीलिए सुख में जो नॉर्मली डेवलपमेंट आदमी का अंदर का डेवलपमेंट कम होता है, ये भी एक प्रिंसिपल है। इसलिए दादाजी कहते हैं दुख आत्मा का विटामिन है और सुख देह का विटामिन। एक ही सेंटेंस में इन्होंने इतना बड़ा ब्रह्म वाक्य बता दिया, जिससे हम हमारा पूर्व में हमारा देखिए कि पास्ट के जैसे वही ऑब्जर्वेशन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो जब हमें दुख का ही रिमाइंड होता है, जैसे हमने देखा कि आदमी जब भूतकाल का सोचता है तो वो उसने क्या क्या दुख झेला वही याद करता है कि कितना कितना बुरे अनुभव हुए। अब अच्छे अनुभव वो भूल जाता है। तब हमें देखना है कि भाई जो भले ही तुम अपने मन को कहना है कि हमें भले भी है तुम हमें दुख के अनुभव याद करवाते हो, पर देखो यही अनुभव है जिससे हमने सीखा है, जिससे हम डेवलप हुए, जिससे हमारा विकास हुआ है। इवन बाहर का या अंदर का, दोनों का विकास जब दुख आता है तभी होता है। तो दुख के बदलते रहते इस चक्र में थक कर अनेक लोग फिर क्या है जीवन में जब 40, 50, स्पेशली 50, 55, देन पीपल थिंक के सुख दुख क्यों आते हैं, ही डजंट गेट एनी सेटिस्फैक्टरी। तो वो बोलता है कि उसे पता चलता है कि नहीं नहीं सब कुछ मैं कहीं नहीं कर सकता, इस जगत में कुछ कोई और शक्ति है जो पूरी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको पता चलता है। और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक अंदर का जो अपना डेवलपमेंट उस पर फोकस करता है। सो धीरे धीरे उसको आश्वासन, आलम्बन, विवेक, बुद्धि, समझदारी और शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे बचपन में कई प्रॉब्लम का बच्चों को प्रॉब्लम होता है मगर वो अज्ञान की वजह से उसको याद नहीं, हमें भी नहीं याद है कि हमने बचपन में कितने दुख झेले हैं। मगर जब बूढ़े होते हैं तो वही के वही दुख जो बचपन के थे वही के वही दुख आपको 65, 70 के बाद झेलने होते हैं। मगर उस वक्त क्या है समझदारी, विकास, तो ज्यादा दुख होता है जितने हम, इसलिए अध्यात्म आपको हेल्प करता है। बचपन में अज्ञानता की वजह से हम लोग, मूढ़ता की वजह से हम लोग दुख झेल सकते हैं, मगर बड़ी उम्र में अध्यात्म ही केवल एक शरण है जिससे हम जो कोई प्रॉब्लम आएंगे ही वो हम उसको समझ सकेंगे। तो अब जब 50-60 की उम्र तक जो जीवन में कुछ न कुछ हुआ ही होगा, विफलता, हताशा, कोई प्रीमैच्योर डेथ, सब कुछ हमें जीवन में इतने साल तक कुछ आ ही जाता है। छोटा बड़ा दुख नहीं आए वैसा कभी नहीं होता है, आप कितने भी बिलियनर हो तो भी आएगा। तो ऐसे अनुभव से क्या आता है आदमी अंतर्मुख होते हैं। अंतर्मुख होना ये एक डेवलपमेंट की एक निशानी है, क्योंकि दोनों साइड का डेवलपमेंट होना चाहिए। केवल बाहर का डेवलपमेंट तो प्राणियों में भी है, तो मनुष्य और प्राणियों में क्या फर्क है, अंतर्मुखता का फर्क है। नेक्स्ट स्लाइड। सो इसलिए जब हमें निष्फलता और हताशा का अनुभव हर एक को होता है, तो निष्फलता और हताशा का अनुभव सर्वसामान्य हर एक को होता है, और उसका अर्धघटन ये कैसा क्यों हुआ तो हमें पता नहीं चलता है। मगर ज्यादा एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि हर एक दुख का मूल कारण अपनी आसक्ति है, अटैचमेंट है।
और प्रेम और आसक्ति में डिफरेंस है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो आसक्ति का कारण है, आसक्ति इतना अटैचमेंट है, और अटैचमेंट क्या होता है, बाद में आग्रह हो जाता है। ठीक है, अटैचमेंट के बाद आग्रह हो जाता है, और हम लोग ये इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल नहीं जान पाते हैं। तो कोई भी चीज, ये माने कि आप सब लोग मेले में गए होंगे, मेले में कई तरह के जो मैरी गो राउंड होते हैं, अब तो डिज्नीलैंड वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, एक्सेल वर्ल्ड है, तो वो क्या है, सब मूविंग है। अब आप उसमें आप उसको पकड़ लो तो क्या होगा, आप ही उसके साथ घूमते रहोगे, लाइक दैट एवरी पीपल, एवरी वन। हाँ, हर एक लोग इतने मोशन में है, अगर आप उसको बिल्कुल अटैच हो गए, देन यू विल बी ऑल्सो डिस्टर्ब लाइक दैट। तो यही लिए गीता में भी आप देखना कि भगवान ने कहा भी आसक्ति, आसक्ति ही हर एक दुख के लिए उत्तरदायी है। पर आसक्ति और प्यार में फर्क है, इतना समझना। हाँ, आसक्ति एक अज्ञानता की निशानी है। एंड ओके, इस समझ को विकसित करने के लिए किसी तटस्थ व्यक्ति की आवश्यकता है, जैसे कोई आप हमें हमारे से सीनियर है या गुरु है कोई। हाँ, फिर दादाजी ने ये भी बताया था कि जीवन में 2/3 होने के बाद आपका बैलेंस शीट निकलता जाता है, तो आदमी कंटिन्यूअस लर्निंग अनलर्निंग करता रहता है। तो इसीलिए आदमी एनी टाइम ही कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग। ठीक है ना। अब ऑथर ने एक और चीज भी बताई थी जो मैंने आपको शुरू में कहना भूल गया। ऑथर कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन पावर को इंप्रूव करने के लिए क्लिनसिंग ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एम्प्टिंग द माइंड, ही इज यूजिंग द वर्ड now, but we can take it as a cleansing. Cleansing is much more than even emptying, okay, because first of all you have to cleanse things. तो cleansing of the mind, तो हमें भूतकाल की जो बार बार जो पास्ट हर्ट आते हैं, अब क्यों कैसे आएंगे, वो ज्ञान से ही दूर हो देंगे। हाँ, इसीलिए हर एक को आप देखना कि हमारी बिहेवियर बिहेवियर फॉलोज द बिलीफ। It is a principle around the world, everyone knows कि behavior follows the belief। आपकी जो मान्यता है, आपका जो ज्ञान है, उसके हिसाब से आपका वर्तन होता है। पर दूसरी इसमें एक चीज ऐड किया दादाजी ने कि आपका जो ज्ञान है और वर्तन, उसके समय में टाइम लैग होता है। ठीक है ना। तो आपको एक आज ज्ञान हुआ, आज मैं चाय पीता हूं 20 साल से, तो मुझे ज्ञान हुआ कि चाय नहीं पीना है, तो मेरे तुरंत चाय बंद होने वाली नहीं है। हाँ, तो ज्ञान होने के बाद धीरे धीरे मुझे उसके प्रति अनिच्छा होगी कि नहीं चाय नहीं पीना है, फिर मैं पी लूंगा, देख लूंगा, पीने के बाद पता चला मैंने चाय क्यों पी लिया। हाँ, ग्रेजुअल ऐसा होके होके धीरे धीरे आप उसको खुद आप डिसअप्रूव करते रहोगे। ठीक है, धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में वो चीज चली जाएंगे। तो एक चीज है, तो इसमें क्या करना है, क्योंकि हमेशा हम समझते होते हुए भी कई बार हमसे कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, किसी को दुख हो जाता है, किसी प्रति गुस्सा हो जाता है, किसी के प्रति अभाव हो जाता है। तो दादाजी ने बताया है कि आपको डिसाइड करना है, जो हमने 9 कलम में बताया। दादाजी ने पूरा शास्त्र का सार 9 कलम में दिया है, यही होना चाहिए, दैट इज द आइडियल। ओके, आइडियल है, वो बेंचमार्क है। बट वो उसके साथ ही उन्होंने बताया कि तुम ऐसा करने मत जाओ, केवल ये समझो, और जब पूरे दिन में ऐसा जहां जहां नहीं हुआ है, तो अपने आत्मा से या अपने इष्ट देव से क्षमा मांग लो, छोड़ दो। फिर उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की या उसको लेके चलने की, मुझसे ऐसा गुस्सा क्यों हो गया, ऐसा 10 दिन पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो पिछले कर्म के धक्के से हो जाता है। राइट। मगर आप शाम को सोने के पहले जिसके प्रति गुस्सा हो गया और जिसको दुख हुआ, उसकी आत्मा को याद करके क्षमा मांग लो, और अपने आत्मा की साक्षी में अपने आत्मा की भी क्षमा मांग सकते हो, अपने इष्ट देव की क्षमा मांग सकते हो, तो वो क्लींस हो जाता है। तो ऐसे क्लींस करने से पूरे कोई भी दोष है उसको बार बार याद करने का मतलब नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, तो इससे हमारी जो मेमोरी क्लीन होती जाती है, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। तो धीरे धीरे जैसे किसी से हमको दुख हुआ, तो भी हमें समझना है कि उसको भी यही प्रिंसिपल लागू होता है कि वो भी उसके आपे में नहीं है, अपना बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सिमिलरली ऑन द सेम एनालॉजी
हिज बिहेवियर इज ऑल्सो बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसीलिए भगवान ने वितरागता वगैरह कहा था। ठीक है, अब इसीलिए आगे बढ़ते हैं कि ऑथर कहते हैं कि पूरा टाइम आदमी एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बाह्य पर ही सोचता रहता है, इसीलिए धीरे धीरे अंदर की तरफ उसकी दृष्टि कम होती है। मगर अंदर का जो विश्व है, जितना बाहर विशाल है, जितना बाहर वाइड एंड वो है, उतना ही अंदर का ही विश्व बड़ा है। अगर जो उस पर ध्यान नहीं दिया तो इतना हमें वी हैव नॉट एंजॉयड एंड चेरिश द लाइफ है, और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट क्या है? अंदर का जो डेवलपमेंट है वो आदमी को जन्म से दूसरे जन्म में साथ में जाता है। बाहर का डेवलपमेंट साथ में नहीं जाता है, अंदर का जाता है। तो मेरे पास वो 5 मंजिला मकान है तो दूसरे जन्म में मेरे साथ नहीं आएगी वो। मगर अगर जो मेरा अंतःकरण शुद्ध है तो शुद्ध अंतःकरण नेक्स्ट जन्म में साथ आएगा। तो वो इतना बड़ा लॉस है अगर जो हम लोग अपने अंतःकरण पर ध्यान नहीं दे तो लॉस ऑफ दिस फैकल्टी या जनरेटेड ए हैबिट टिल्ट। इसीलिए आदमी के अंदर के तंत्र में उसने ध्यान नहीं दिया है, केवल बाहर दिया है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो बाहर के आवेग है, हाँ, सेक्स, हंगर, फियर, एंजाइटी, उसका मन वगैरह, मन के आवेग बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं रहते। आप ये स्पेशली मॉडर्न जमाने में आप देख रहे हो कि आदमी बहिर्दृष्टि ही है, केवल क्या खाना, क्या पीना, क्या सुनना, ये सुनना, वो वगैरह 5 इंद्रियों में ही मस्त है। तो अंदर के जब उसको है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए इसका ये बारे में 5 इंद्रियों के बारे में कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए उसको डिप्रेशन भी ज्यादा आ जाता है। तो क्योंकि अंदर से मजबूत बिल्कुल नहीं, अंदर से बिल्कुल खोखला है, कोई भी उसकी चीज उसको नहीं मिली। और लास्ट टाइम तो अग्रवाल साहब बताते ना, तो तुरंत डिप्रेस हो जाता है। तभी डिप्रेशन का प्रमाण आप देखो, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं तो डिप्रेशन का प्रमाण भी उतना बहुत बड़ा होता है। तो पीपल गेट कैरिड अवे विथ प्रोजेक्शंस ऑफ माइंड, जो इसलिए जो चाहता है, जो मन में होता है ऐसा करता है आदमी। हाँ, तो रिस्ट्रेंट कम हो गया इसलिए, क्योंकि क्यों हो गया कि बाहर ही उसका अटेंशन है। कबीरदास जी ने भी उस जमाने में 400 450 साल पहले लिखा है, काया देवड़ मन दजा। मन दजा है, ध्वज जैसे फर फर पर होता है, तो मन हमेशा अस्थिर है, विषय लहर फिर है, 5 विषय में है। मन के चलते तन चले, मन में जैसा हो तुरंत वो कर जाए, ताका सर्वस्व हो जाए। तो पूरा मानी कि बैंक दिवालिया ही हो गया, जैसे मन बताएगा ऐसा करेगा तो ऐसे उसका सर्वस्व हो जाए। तो बाह्य संसार के प्रति अविरत ध्यान देने के कारण उसका अंतर की दुनिया पर केंद्रित करने की क्षमता खो बैठा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो लॉस ऑफ बैलेंस जो हुआ अंदर का और बाहर का, इससे बहुत आदमी की जो जीवन की जो लय है और हार्मनी, एक सूत्रता है, वो सब धीरे धीरे डाउन होती है। तो इसलिए क्या हो, उसके अंदर डिसऑर्डर रहता है, अव्यवस्था होती है, विक्षुब्धता होती है, और कभी कभी कैओस जैसा हो जाता है, कुछ उसका ठिकाना ही नहीं है। दादाजी कहते हैं कि इस काल में आदमी के मन, वचन, काया तीनों में कुछ सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं, एक सूत्रता नहीं है। और उसका भी प्रमाण व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग होता है, कई लोगों को तो बिल्कुल नहीं होती है। ओके, तो इसीलिए ये सब डिसऑर्डर टर्म अंदर का जो हो रहा है, इट इज नॉट अटेंडेड, दैट इट इज नॉट अटेंडेड, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अंतस्करण ऐसा हो जाता है, अव्यवस्थित है या विक्षुब्ध है या बिल्कुल हाँ कैओस में है। तो इसलिए उसके अंदर जात जात के तरंग उत्पन्न होते रहते हैं, बिल्कुल अव्यवस्थित। जैसे को अंदर से बाहर उसका जो मन का भी तरंग ऐसा रहता है, इसलिए माइंड उसका वीक हो जाता है। माइंड वीक हो जाने से यू नो इज सब्जेक्ट टू सो मेनी डिसीजेज। उसका अभी जो इम्यूनिटी का डिस्कशन हो रहा है, तो इम्यूनिटी लोगों की डाउन हो जाती है। ओके, नॉट ओनली दैट, ही सब्जेक्ट टू साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, राइट। So this is the origin of all types of all diseases. Okay, ओरिजिनल कहाँ से होता है, तो यहाँ से होता है। तो अंदर अंतस्करण की अशांति, हाँ, विक्षुब्धता, हाँ, और अव्यवस्था को ध्यान नहीं देने की वजह से आदमी को फिर बाहर मनोरोग भी होते हैं, मनोशारीरिक रोग भी होते हैं, और शारीरिक रोग भी होते हैं। नेक्स्ट।
तो विक्षुब्ध अंतस्करण है जो जो बिल्कुल टोटल जो तमस प्रधान, शास्त्र में बताया तमस प्रधान है, बिल्कुल डल और इनएक्टिव हो जाता है, राइट, टोटल, उसको मतलब अंतस्करण पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ऐसा जो है उसका जो अल्टीमेट जो लोएस्ट लेवल है, दिस सिस्टम इज ओपन टू ऑल एडिक्शंस यू विल फाइंड, राइट। तो आपने शायद लियो टॉल्स्टॉय, रशिया का जो फिलोसोफर था और बड़ा ऑथर, उनका लेख था ना, वाई डू पीपल स्टूपिफाई देमसेल्व्स, ठीक है ना, आदमी नशा क्यों करता है। तो ही वॉज इन ए जूरी, आप निबंध इंटरनेट पर मिलेगा, आप पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहता है कि ही वॉज ए जूरी, तो उसको कभी क्या है कोई गुनाह हुए हैं तो उसको इंक्वायरी में जाना पड़ता था, इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है ना, कहीं कोई मर्डर हुआ है, कोई मारा मारे, तो देखता था कि जहां पर कोई भी गुनाह हुआ है, क्राइम हुआ है, वहां पर उसको सिगरेट, बीड़ी या दारू कुछ मिलता था, निशानी कि यहाँ पर उसने दारू पिया है, या तो बीड़ी पिया है या गांजा खाया है, कुछ ना कुछ। Then he was a very thoughtful person. Then he could realize कि there is some connection between addiction and crime. आप देखना, ठीक है ना। तो उसने तो he has tried to explain कि आदमी को जो अंतस्करण में उसको पता है कि मैं खराब कर रहा हूँ, तो जो अंदर उसको जो खराब कर रहा है उसका टेंशन होता है, उसको भुलाने के लिए वो इमीडिएटली he consumes some addictive material like that, he says. Okay, it has ऑल्सो हैज इन इनबिल्ट वायलेंस, क्योंकि तमस प्रधान आदमी को दूसरे की कोई पड़ी नहीं है तो वो हिंसा भी करेगा, ठीक है। एंड देखिए अभी तो जो ड्रग्स वाले लोग हैं, दे मे इवन मर्डर देयर पेरेंट्स, ओके, लाइक दैट, बिकॉज ही लूजेस द सेंस ऑफ व्हाट इज गुड एंड बैड, ठीक है। सो तमस प्रधान, दिस सिस्टम इज नॉट वेरी कंड्यूसिव, तो वो तो उसको ऐसे लोगों को योग वगैरह की बात कर रहे हैं, उसको सोच में ही नहीं आएगा, ओके। Sometime he may go to God. He may prefer to worship God for some reward or protection. ऐसे तो आपको पता है कि चोर लोग भी भगवान की प्रार्थना करके ही जाते हैं, ठीक है ना, आप देखना। हाँ, तो ये सब है। और ये क्या है, विक्षुब्ध अंतस्करण, क्रायोटी सिस्टम, जिसको हम तमस प्रधान कह सकते हैं। We have to know these kind of things and we have to protect ourselves from going down toward this. If you don't pay any attention to our inner system, even we can go to this extent. Or if you don't avoid the company of these people, you will be dragged into this kind of effects. Next. Then hyperactive system, अतिशय प्रवृत्ति, okay, the turmoil, इतना बिल्कुल अंदर से अतिशय एक्टिव है तो उसका अंतस्करण। वेराइटी डिग्रीज ऑफ हाइपर एक्टिव, हर एक के अलग आप देखना है, उसको हम तीव्र रजोगुण बोल सकते हैं ऐसे, तो टू अंडरस्टैंड। In this stage, they represent overdeveloped or underdeveloped ecosystem. Majority of this group, underdeveloped ecosystem does not mean subdued ego. Okay, ठीक है, वो लघुता ग्रंथि की बात कर रहे हैं इसमें। हाँ, सबड्यू तो विजडम से सबड्यू होता हो अलग है। हाँ, तो मेजोरिटी ऑफ दिस ग्रुप आर हाउस होल्डर्स, जनरल पीपल आर कम अंडर दिस ग्रुप, ठीक है ना। वो काम करेंगे, वो करेंगे, गृहस्थी चलाएंगे, हाँ, मगर अंतस्करण पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो रिलीजन में जाएंगे बट स्पिरिचुअलिटी में दे विल नॉट पे एनी मच अटेंशन। सो दे शो ए हाई डिग्री ऑफ अटैचमेंट टू मनी, हाँ, मनी, मटेरियल वेल्थ, अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चे, उसमें उनका सुख समाया हुआ है। नॉर्मल पीपल आर मेजोरिटी ऑफ द पीपल। And as the lifespan progresses, they experience, उनको भी सुख दुख का तो अनुभव होता है, तो उनको भी फ्रस्ट्रेशन होता है, हाँ, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, बट दे हार्डली पे अटेंशन के अटैचमेंट से हुआ सब ये दुख, ये उनको पता नहीं चलता है। बट दे विल गो टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जनरली रिचुअल्स और स्क्रिप्चरल रीडिंग्स, और जनरली पूजा पाठ, कर्मकांड, उसमें जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। फिर ऐसे भी लोग हैं, हाँ, जो एक्सेप्शन है, who pay lot of attention to their internal world, अंतस्करण के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और बाहर कम ध्यान देते, ऐसे भी लोग हैं। तो कौन होते हैं, सन्यासी, प्रीस्ट, एम्बिशियस पीपल, एंड समटाइम्स सम ऑफ देम मे गो टू पॉलिटिक्स आल्सो, ओके।
people having minor loss of, some of them, not all, okay, people having minor loss of balance in internal, they less, okay, less loss of balance in internal and external. It is rather balanced, but they are paying a lot of attention to internal things. Many of them remain even unmarried throughout their life. You will find this kind of people. They have less of attachment, but they have strong dislikes, that you will see. They have anger, arrogance as main defilements, and go for name and fame. You can see many unmarried political leaders, I should not name, but this kind of things you will find, right? But in sannyas, some sannyasis also will find this. Okay, आप देखना हमारे कुंभ मेले में कौन पहला स्नान करे, उसके बारे में रिसर्व फाइटिंग, इवन मारा मारी हो जाती है. ओके, all sannyasis, priests, ambitious people, political leaders fall into this. They pay attention to the inner world, but inner world is also so powerful, they are unable to reign that, and they are carried away in name and fame. Many of them, some of them will take to advanced spiritual practices, but under the guidance of, if they remain in touch with a live guru, highly developed, enlightened, then they make a lot of progress. But solely by their soul efforts, they cannot go beyond certain level in development of, that is the self-realization, we can say. Next. Then development path. Develop path to disorder to turmoil, disorder to order. जो लोग मध्य में है, उसकी बात हम लोग करते हैं कि दो तरह का है, राइट? आदमी ऊपर से नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी आ सकता है, मगर डिसऑर्डर टू ऑर्डर जो है, डिसऑर्डर टू टर्मोइल, इट इज लॉन्ग बट इजी. ओके, तो आदमी धीरे धीरे से, मतलब कि जो पहला हमने देखा कि कैओटिक सिस्टम, अव्यवस्था से वो थोड़ा कम अव्यवस्था पर आ सकता है, वो इजी है, राइट? पर थोड़ी वो कम अव्यवस्था में आ गया तो इससे आगे तो जो हार्मनी है, जो राइट साइड में दिखा है, वो पाथ जो है आगे चढ़ने का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में, वो थोड़ा हार्ड है और उसमें ज्यादा टेम्पटेशन आते हैं. और साधारण जो जनरल आध्यात्मिक मार्ग है जो लेफ्ट साइड में बताया गया है, वो थोड़ा लंबा है मगर प्रमाण में इजी है. ये चीज वो बता दें, आगे डिस्कस करते हैं वो. नेक्स्ट स्लाइड. तो जिसको ऑथर ने बोला है रिदम एंड कॉस्मोस. ओके, तो रिदम एंड कॉस्मोस, हमारा पूरा अंदर बाहर का और स्पेशली अंदर का और बाहर का बैलेंस हो और रिदम में चलता रहे, वो उसको ही स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बोलता है ना. वो ही ह्यूमन डेस्टिनी है, एंड वो ही बर्थ टू बर्थ आदमी को आगे कैरी, और ही कैन टेक अलोंग विथ हिज नेक्स्ट लाइफ. एंड ही सेज इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. अपने अंतस्करण का विकास करना ये हर एक आदमी का बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध हक है, और उसके अपॉर्चुनिटी भी है. और वो करेगा तो होगा, नहीं ध्यान देगा तो नहीं भी होगा. ये कोई यहाँ पर उसका लक और अनलक कुछ नहीं है. प्रारब्ध पुरुषार्थ कहाँ है? तो अंदर जो होता है, अंतस्करण के विकास में जो आदमी करता है वो पुरुषार्थ है, राइट? और बाह्यकरण का जो है वो प्रारब्ध है. तो आदमी ये नहीं समझने की वजह से ही पेज मच मोर अटेंशन टू आउटसाइड एंड पे लिटिल अटेंशन टू इनसाइड. इन द प्रोसेस ही लूजेस बोथ. Okay, so with temptations and pitfalls, nature takes every human being to perfection gradually. Where ultimately आप जो रिदम कॉस्मोस में अपने अध्यात्म की उच्च अवस्था में जाते हो, there is no disease, no decay, everything is in rhythm. Nature comes to your help. You are as good as a total guest of nature, and nature helps you. It's a very powerful state, silent and serene, and it may look outside, you are very cool and calm, nothing happens, but so much of good things happen around you. Next. So that is the real effort. Turmoil to rhythm. All other efforts are only turbulent movement because they are outward. तो उसमें इतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है.
क्योंकि बाहर का जो है तो उसमें आपको इतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी अंदर मिलेगी, और वही हमें हमेशा काम, दैट इज कॉल्ड ए पुरुषार्थ। तो असल हमारे सनातन धर्म में पुरुषार्थ इसको बोला गया है, नहीं कि पूरे दिन दौड़ धूप करते रहना, उसको पुरुषार्थ नहीं बोला है। दादा भगवान ने बार बार समझाया है कि जो पुरुषार्थ यही है, राइट। सो अदरवाइज इफ यू ओनली अटैच टू द आउटसाइड, आप ऐसे जैसे समुद्र में होड़ी चलती है, ऊपर नीचे चलती रहती है एडी करंट्स के हिसाब से, ऐसे या तो पानी के भंवर में नष्ट हो जाता है। जैसे दादाजी कहते हैं वर्तमानता ही जीवन मुक्त दशा है, जो अल्टीमेट हमारा पुरुषार्थ यही है। नेक्स्ट, सो स्पिरिचुअल हाइट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे तो अंतस्करण के विकास से you achieve higher and higher spiritual heights and you'll realize that, you'll experience that, okay। तो रिदम में आती रहती है। दादाजी कहते थे कि देखो मुझे बाहर जाना है, तो मैं घर से बाहर निकला तो रिक्शा आके ही खड़ी होगी। लाइक दिस इज स्मॉल एग्जांपल, सो मेनी गुड एग्जांपल्स यू विल फाइंड। I have also found so much such experiences when, especially when I was visiting foreign countries. Okay, sometimes we'll talk about that, but experiences, so you whatever you need, that will come, okay, and that will be always, your needs will be reasonable, okay, ever increasing, because आपके needs कैसे, आपका inner का development अच्छा है तो आपकी needs भी reasonable हो जाएगी, okay। Experiences ever increasing, vastness of consciousness, टचिंग एस्ट्रल रीजन्स, आपको बहुत बड़े दिव्य लोगों के साथ भी संपर्क का अनुभव होगा, लोगों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहेगी, और आपको अनुभव भी होगा कि some divine forces are guiding you, and not only that, turbulent people experience peace in his presence, in your presence। जो लोग टर्बुलेंट है, अशांत है, वो आपके पास आके शांत हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने देखा है ना तीर्थंकर और बड़े योगियों की उपस्थिति में सिंह बकरी साथ में बैठते हैं, they forget their violent nature, so voice becomes ringing, उनका वॉइस भी अच्छा हो जाता है। जो पतंजल योग सूत्र में इसका वर्णन है, सुभग स्वर बोलते हैं उसको। सुभग मतलब कि लोगों को आपकी आवाज सुनने का आनंद आता है, ओके। दैट ऑल्सो फेस, योर फेस विल बिकम serene। People would like to look at you, people would like to come to you, interact with you, radiating. Memory becomes sharp, you are able to memorize so many things, and that memory will not be an overloaded memory. You will remember the thing as you require, but so many things people can remember. You have seen in case of yogis and many Jnani Purush you will find. Varied and prolonged, varied memory, prolonged memory, okay. So people with rhythmic minds are able to read. Not only that, because their antaskaran has become very clean, as we discussed, उनका अंदर कोई मैल नहीं रहता है, मैल बिल्कुल निकलता ही रहता है, हमेशा काटते निकालते ही रहते हैं, तो दर्पण जैसी स्वच्छता आती है। इसकी वजह से दूसरों के जो थॉट्स है, विचार है, उनमें प्रतिबिंबित होते रहे। दूसरों के विचार उनके अंतस्करण में प्रतिबिंबित होने की वजह से तो दूसरों के हिसाब से उनसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, उनके दिमाग में क्या है उसका प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। रमन महर्षि के बारे में मोरारजी देसाई ने लिखा है। मोरारजी देसाई वुड हार्डली बिलीव सच थिंग, बट ही हैज रिटन कि मैं रमन महर्षि के पास गया, मुझे कुछ बात नहीं करनी पड़ी, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं, फिर भी मेरे कई प्रश्नों का समाधान हो गया। Okay, these are the examples you will find, and they also develop perception of distant events। कुछ होने वाला है तो उनको पता है, चमत्कार नहीं है। This can happen with anyone with clear mind and clear अंतस्करण। Next, इसीलिए पूरे हमारे सनातन धर्म में पूरे अध्यात्म मार्ग जो हिंदुस्तान का है, आप अगर मुझे बताओ तो एक ही चीज है, कि चित्त शुद्धि पर ही भार दिया गया है। योग शास्त्र में, पतंजलि योग शास्त्र में पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, राइट, लाइक दैट। सो दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट सेशन। सो थैंक यू वेरी मच।